Yeah. गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सबको नमस्कार। ये हमारा उद्यमिता, नई युग, नई तरीके, नए अवसर पर जीएसबीएस और सीएसडी के तरफ से वेबिनार को आप सबके लिए स्वागत है। इस वेबिनार में आप उद्यमिता में नए युग, नई तरीके और नए अवसर क्या है, एक उद्यम क्या है, उद्यमशीलता क्या है, एक उद्यमी कौन है, उद्यमशीलता क्यों महत्वपूर्ण है, एक उद्यमी कैसे बन सकता है, उद्यमी कब बन सकता है, उद्यमी अवसर कहाँ मिल सकता है, एक उद्यमी बनने के लिए आवश्यक संगठन संसाधन क्या है, नैतिकता, चरित्र और उद्यमशीलता के बारे में जान सकते हैं। उद्यमिता में नए प्रतिमान क्या है और ये आपको जीएसबीएस और सीएसडी के तरफ से क्या मदद चाहिए और हम कैसे मदद कर सकते हैं आपको, इसके बारे में आप जान सकते हैं। पहले हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो संस्थाएं ये वेबिनार को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा एक सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास संस्था केंद्र। ये कौशल विकास संघ से स्पॉन्सर्ड है। अधिक जानकारी के लिए आप www.sda.org.in/CSD देख सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है धर्मेण प्राप्तस्य वृद्धि। ये धर्म से वृद्धि प्राप्त होते हैं, धर्मता हमें धर्म के माध्यम से समृद्धि पा सकते हैं, इसके विचार से ये संस्था है। और हमारा संस्था है जीएसबीएस प्राइवेट लिमिटेड। इसका एक्रोनिम है गिविंग सिंपल बिजनेस सॉल्यूशन, सरल व्यवसाय समाधान देते हुए। अधिक जानकारी के लिए आप www.gsbsonline.in देख सकते हैं। और इसका एक व्हील ऑफ लर्निंग, एक चक्कर है, और वो है रीड, थिंक, राइट एंड कम्युनिकेट। पढ़ें, सोचें, लिखें और संवाद करें। और ये एक 5 स्पोक से, एक 5 माध्यम से सीखा जाता है। वो 5W है, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, एंड 1H है, हाउ। तो कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और किसी की समस्या का कैसे हम इसका परिष्कार निकल सकते हैं। ये एक्चुअली एक रिसर्च्ड फॉर्मूला है। इसके हिसाब से कोई भी समस्या हम परिष्कार कर सकते हैं। ये हमारा गुरुजी श्री मधुसूदन झुनझुनवाला की ओरिजिनल थॉट है। और ये मेरा संक्षिप्त परिचय, मैं डॉक्टर रुद्रा, मैं एक डबल डॉक्टरेट और स्किल डेवलप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेरा पीएचडी हुआ और कौशल विकास में मेरा पोस्ट पीएचडी भी हुआ। मेरा अनुभव है गहरा फैसला, और 1 दशक में उद्योग में हूँ, एक फार्मा और शिक्षा के इंडस्ट्रीज से। 1 दशक में एकेडमिया और विभिन्न यूनिवर्सिटीज में मैं काम कर चुका हूँ। ताकि उस्मानी यूनिवर्सिटी, JNTU हैदराबाद, JNTU काकीनाडा, आंध्र यूनिवर्सिटी, आदिकवि नाना यूनिवर्सिटी राजमहेंद्रपुरम में। और मैं एक इंडस्ट्रियल एकेडमिया में एक हाइब्रिड में काम कर चुका हूँ 1 आधा दशक। मेरा सारा रिसर्च, मेरा पोस्ट पीएचडी उधर ही हुआ। और ये हम एक 2 संस्थाएं एक फ्लोटेड, एक है SDA स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन, कौशल विकास संघ, और सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास केंद्र। और मैं एक एम अटल इनोवेशन मिशन में अनुसरणीय मेंटर हूँ। ये नीति आयोग भारत सरकार की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और इंडस्ट्रियल इनोवेशन काउंसिल, एक MHRD, भारत सरकार के MHRD का में भी राजमंड्री में हमारा संस्था में हम एक प्रेसिडेंट के रोल में हूँ।
और मैं कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर एमरेटस के हिसाब से कोई गेस्ट लेक्चर्स भी लेता हूँ। ये मेरा परिचय है। और अभी मैं ये श्री मधुसूदन झुनझुनवाला, द सीईओ ऑफ जीएसबीएस प्राइवेट लिमिटेड का थोड़ा परिचय देता हूँ। श्री मधुसूदन झुनझुनवाला मेरा गुरुजी, एक पेशेवर प्रबंधक उद्यमी, 3 दशकों का अनुभव के साथ एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएशन और प्रॉफिट थ्रू सस्टेनेबल प्रिंसिपल और सिंपल मीन्स उनके प्रमाण रहे हैं। विकास और अभ्यास जो किसी की समस्या की समाधान के बिना कभी मौजूद ही नहीं होता, ये मानना है। और एक समस्या एक संगठन विकसित करने के लिए एक अवसर है। श्री मधुसूदन झुनझुनवाला ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक ऑनर्स किए और उनका एमएस हुआ यूएस में दक्षिणी इलिनॉइस विश्वविद्यालय से। और ये बहुत विशिष्ट संस्थाओं की वीडियोकॉन समूह में सीओओ, चीफ और ऑपरेटिंग ऑफिसर के रोल में थे, और उनमें ही वो उपाध्यक्ष भी थे, और एक जी एल्प्रो में अध्यक्ष थे, और कई इंडस्ट्रीज में, बहुत जाने माने इंडस्ट्रीज में की रोल साहब ने किए। उसमें एक है उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक कीट नियंत्रण दैट इज पेस्ट कंट्रोल इंडिया में, और एमएसपी स्टील और पवार में, और एस्टर इंडस्ट्रीज, अंतरजानी कन्वेयर वगैरह कई जाने माने इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं साहब। और ये हार्वर्ड साहब की एक्सपोजर ग्लोबल है, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में उनका शिक्षा हुई, और सैमसंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मलेशिया में भी सिक्स सिग्मा में भाग लिया, और रूस में भी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज में साहब का ट्रेनिंग हुआ। और साहब का मानना है, उनका मानना है कि एक सरलता के अर्थ है न्यूनतम साधनों के साथ अधिकतम प्रभाव की उपलब्धि, और लाभप्रदाता न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके अधिशेष प्राप्त करने की एक कला। तो ये श्री मधुसूदन झुनझुनवाला का एक संक्षिप्त परिचय है। और आप सबको ये उद्यमिता, नई युग, नई तरीके, नई अवसर पर स्वागत है। इसका एजेंडा है, एक पहले 5 मिनट मेरा परिचय होगा, और एक 40 मिनट तक आपको ये भाषण होगा, उद्यमिता, नई युग, नई तरीके, नई अवसर पर। और संक्षिप्त प्रश्नोत्तर रहेंगे आखिरी में। आपको एक 10 मिनट परिचय रहेगा, और ये आपको ये क्लोजिंग रिमार्क्स रहेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स में जो भी आप चाहते हैं उसको आप ये भी जो भी आपको पूछना है हमारे चैट की तरफ से पूछ सकते हैं। नाउ मैं श्री मधुसूदन झुनझुनवाला साहब को इनवाइट करता हूँ। सब आप स्क्रीन लिए, और जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उद्यमिता, नई युग, नई तरीके के बारे में, तो जो अटेंडीज को आप जरा एड्रेस कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन शुरू करें। और मैं भी विजिबल हूँ? कैन यू सी मी? नो, आई थिंक यू नीड टू आपका स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। हाँ, स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दिया है अपना। हाँ जी, और आपका वेबकैम शेयर कर दीजिए। आई थिंक वेबकैम ने मेरा वेबकैम भी शेयर किया हुआ है, वही मेरा। आपका स्क्रीन देख सकते हैं सर। हाँ, आप अभी आपका वेबकैम भी ऑन हो गया, और अभी स्विच हो गए। हाँ, स्विच हो गया। हाँ, स्विच हो गया। एक बार वेबकैम पे शो स्क्रीन, और उधर जो कंट्रोल रहते। 1 मिनट से
या थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है अब? हाँ, अभी विजिबल है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो परिचय और मेरा दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आज का जो विषय उद्यमिता, नया युग, नए तरीके और नए अवसर, इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि श्रीनिवास ने एक हमारे वेबिनार का जो एक प्रारूप है और उस प्रारूप के बारे में आपको बताया कि आप इस वेबिनार से क्या क्या सीख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, लेकिन मैं पहले इस वेबिनार के उद्देश्य को समझा दूं आप सबको। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी समझ में हम एक ऐसे वक्त से, ऐसी परिस्थिति से, एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं, और ऐसे समय हर समाज में, हर देश में एक लंबे अंतराल के बाद आते रहते हैं। तो हमारा समाज एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां उद्यमिता, नया युग, नए तरीके, नए अवसर, यह विषय बहुत प्रासंगिक हो गया है। अगर हम नए युग, नए तरीके और नए अवसर की अगर हम बात करें तो नया युग है क्या? नया युग कब आता है? एक युग की शुरुआत होती है जब घटनाएं होती हैं। घटनाएं सुखद भी हो सकती हैं, घटनाएं दुखद भी हो सकती हैं। लेकिन जब घटनाएं होती हैं और घटनाओं का जब परिणाम व्यापक होता है तो समाज में एक नई सोच का विकास होता है। और जब एक नई सोच का विकास होता है तो उसमें नए तरीके आते हैं, और जब नए तरीके आते हैं, नई सोच जब आती है तो नए अवसर भी आते हैं। और आज ऐसा क्या हो गया है कि हमारे लिए यह विषय महत्वपूर्ण हो गया है? खास करके जब से हम वर्तमान वैश्विक महामारी, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, उसके एक दौर से हम गुजर रहे हैं, और हमने देखा कि मात्र कुछ महीनों, कुछ हफ्तों के लॉकडाउन से हमारा समाज बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। एक ऐसा वायरस जो देखने में दिखाई भी नहीं पड़ता, और उसका परिणाम इतने गंभीर हैं कि उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। और हम इसके परिणाम में सबसे ज्यादा भयभीत हैं इसके आर्थिक परिणामों को लेकर। अभी हम लॉकडाउन 3 के फेज से गुजर रहे हैं, और यह हमें पता नहीं कि यह लॉकडाउन कब खत्म होगा। जब खत्म होगा तो आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत कैसे होगी, और इसके परिणाम आप सबको पता है। तो मेरा यह मानना है कि इस जैसी घटनाओं से हमारी सोच बाध्य हो जाती है एक नई दिशा में चलने के लिए, नई दिशा में यात्रा करने के लिए। नई समस्याएं आती हैं, नया समाधान चाहिए, और नई समस्याएं, नया समाधान, नए समाधानों को विकसित और उजागर करना ही उद्यमिता है। और इसीलिए यह विषय उद्यमिता, नया युग, नए तरीके और नए अवसर, बिल्कुल सही है। जब युग नया आता है, घटनाएं नई होती हैं, तो नए तरीके भी इजाद करने पड़ते हैं, और इनके साथ साथ नए अवसर भी आते हैं। और इन सबों को उद्यमिता के छत्र छाया में, उद्यमिता की अम्ब्रेला में इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। जहां एक उद्यमी एक उद्यम की स्थापना करके, अपनी उद्यमशीलता का परिचय दे करके, उन नए युग, नए तरीके और नए अवसरों के माध्यम से समाज का निर्माण करता है। मैं आपसे
एक फिल्म की कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से इस वेबिनार में आपके लिए, मेरे लिए काफी प्रासंगिक है। एक फिल्म है वजीर, जिसमें श्रीमान अमिताभ बच्चन जी थे, और उस फिल्म की एक लाइन है, इफ यू प्ले टू विन यू लूज, इफ यू प्ले टू लर्न यू विन। यदि आप जीतने के लिए खेलते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन अगर आप सीखने के लिए खेलते हैं तो आप जीत जाते हैं। मित्रों, मैं व्यक्तिगत तौर पे यह कह सकता हूं कि मेरे पिछले 3-3.5 दशकों का अनुभव मुझे यही कहता है कि हर जीवन का निचोड़ यही है। और मैंने भी जब जीवन में जब कुछ करने के हिसाब से कुछ करना चाहा तो परिणाम कुछ और थे, और जब सीखने के हिसाब से करना चाहा तो परिणाम बहुत ही ज्यादा सुखद और सकारात्मक हुए। तो यह जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वह प्लेटफॉर्म है सीखने का। हम सब सहपाठी हैं इस यात्रा में, हम सब सहयात्री हैं इस यात्रा में, और हम सभी कोई साथ चल करके इस विषय में, इस पे चर्चा करते हुए अपने अनुभवों को हम साझा करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। आप इस बात से सहमत होंगे कि समाज में उद्यमी और उद्यम हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहे। यह चर्चा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। उद्यमी के विषय में लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कोई आदमी यह समझता है और जानकारी होती है, हम ये मानते हैं कि उद्यमी सिर्फ मुनाफा कमाता है, मुनाफाखोर होता है। लेकिन क्या अभी हम लोगों ने ये सोचा है कि उद्यमी वास्तव में क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी में, उसकी क्या भूमिका होती है? मुझे लगता है कि उद्यम और उद्यमी इस समाज में और हर समाज में एक उचित अनुचित विवाद में घिरे रहते हैं। आज एक समय आ गया है कि हमें इस विषय में एक बहुत ही सुंदर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश में, किसी भी राष्ट्र में और विश्व में अगर आवश्यकता है तो उद्यमशीलता की क्रांति की आवश्यकता है। बहुत तरह की क्रांतियां आई हैं, कैपिटलिस्ट की क्रांति कह लीजिए, कम्युनिज्म की कह लीजिए, औद्योगिक क्रांति कह लीजिए। बहुत सी क्रांतियां आई हैं देश में और राष्ट्र में और भिन्न भिन्न देशों में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में उद्यमशीलता में एक क्रांति आई, और वो तभी आएगी जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारी सोच उद्यमशीलता के विषय में बदलेगी, जब हम एक सकारात्मक रूप में उद्यमशीलता को, उद्यमी को स्वीकार करना चाहेंगे, जब यह एक सकारात्मक चित्र हमारे सामने आएगा, और जब हमें यह लगेगा, हम प्रेरित होंगे स्वयं इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए। इसी तरह कई एक देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, इन सबों में उद्यमशीलता के क्षेत्र में क्रांति हुई, और तभी वहां पर औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण बाद में होता है, उद्यमशीलता उसकी पहली सीढ़ी है। उद्यमशीलता का मतलब है हर आदमी यह देखे कि क्या मैं उद्यमी बनना चाहूंगा। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि इस वेबिनार के माध्यम से हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, एक दूसरे को सिखाना चाहते हैं। हम इस पर विशेषज्ञ नहीं हैं, क्योंकि मैंने यह महसूस किया कि जब तक हम सीखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, और जिस दिन हमारी मनोदशा एक विशेषज्ञ की हो जाती है, हम स्थिर हो जाते हैं, हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कब तक और कहां तक, कितनी मात्रा में, कितने हद तक हम अपने संवाद को एक साधारण सी भाषा में कर पाए जो सभी समझ पाते हैं। मैंने इन वेबिनार्स को अभी तक अंग्रेजी में किया था, लेकिन मैंने इस बात पर विचार किया कि अगर इस वेबिनार को अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं में, वर्नाकुलर्स में, मदर टंग में अगर लोगों के कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग हमारी बातों से समझ पाएंगे, सरोकार रख पाएंगे और हमसे जुड़ पाएंगे। क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, और इसीलिए हमने और हिंदी और अंग्रेजी में इस वेबिनार को साझा किया है। और जैसा कि आपको पहले ही श्रीनिवास बता चुके हैं, हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। मुख्यतः इसमें यही है कि हम उद्यमशीलता है क्या, एक उद्यमी समाज में क्या करता है, क्या कर सकता है, और अगर हम उद्यमी बनना चाहें
तो क्या वह संभव है? क्या ये एक अच्छा तरीका होगा, अच्छा निर्णय होगा? क्या हम उद्यमी बनकर समाज को अधिक दे सकेंगे? क्या हम अपना विकास कर सकेंगे? ये बहुत से सवाल जब उद्यमशीलता को लेकर के, उद्यमी को लेकर के, उद्यम को लेकर के हमारे मन में आते हैं, तो हमने उन सवालों को उनका जवाब, उनके उत्तर देने की दिशा में कुछ प्रयास करने की कोशिश की है। लेकिन मैं उससे पहले एक संदर्भ स्थापित करना चाहूंगा कि आज जो हम जिस समय पर पहुंचे हैं और जो जिसे हम नया युग बता रहे हैं, वह युग युगांतर में वह कहां है? तो मैं ये कहता हूं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, हर युग की आगाज, हर युग का आगाज एक नई सोच के साथ होता है। आप सोच बदलें, एक नया युग शुरू हो जाएगा। आप अगर सोच बदलेंगे तो आपके जीवन में युग एक नया युग शुरू होगा। और अगर समाज और राष्ट्र की अगर सोच बदल जाए तो वहां भी एक नया समाज, नया युग बन सकता है। हर परिवर्तन एक सोच से आता है और लोगों की सोच शिक्षा से बदलती है। सोच से शिक्षा, शिक्षा से सोच, इनका एक दूसरे पर गहरा प्रभाव होता है और विकास होता है। और जब शिक्षा और सोच साथ में आती है तो नई नई तकनीक, टेक्नोलॉजी, नए नए तरीकों का आविष्कार होता है और आगे बढ़ती है। और आज हम जहां आए हैं, इतने दशकों, सदियों के बाद हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, अगर हम गौर करें तो कुछ घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। खास करके वह घटनाएं जो पिछले 3 दशकों में, 80 के दशकों के बाद हुई। और यह घटनाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में तो हुई हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 दशकों में जो क्रांति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई है और जिसका मुख्य कारण शिक्षा का समुचित विकास हुआ है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, शिक्षा का हद तक पहुंचना हुआ है, जिससे कि शिक्षा के प्रति लोगों की जागृति आई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जिस राष्ट्र में, जिस समाज में शिक्षा को बहुत प्रश्रय मिला, प्रोत्साहन मिला, उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है। अगर हम इन स्लाइड्स को देखें तो देखेंगे कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया। और इनमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो कंप्यूटराइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदल दिया है, दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। हमारी भौगोलिक दूरियां नहीं बदली, लेकिन उसके बाद अगर हम कहें, जो एक विश्व था, एक विश्व गांव के रूप में तब्दील हो गया। जब पहले हम कभी 3 से 4 दशक पहले हम एक दूसरे से देख नहीं पाते थे, बातें नहीं कर पाते थे, आज हम एक दूसरे से बिना मिले सिर्फ एक फोन के माध्यम से हम संवाद करते हैं। तो क्या वो घटनाएं थी? अगर हम देखें तो सबसे पहले जब आर्थिक कारणों से विश्व की राजनीतिक स्थिति बदली, वर्ल्ड वॉर 2 में राजनीतिक और सामाजिक प्रारूप बिल्कुल बदल गया था। पूरा विश्व 2 समूह में विभाजित हो गया था, और तीसरे भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसमें निरपेक्ष भी रहे थे। तो 2 या 3 समूहों में पूरा विश्व आ गया था। और 80 के दशक आते आते लोगों को लगा इस विभाजन से हमारा सर्वाइवल बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे पास हमारी जो मार्केट्स है, हमारी जो संसाधन है, बहुत सीमित हैं, और हमें उन संसाधनों के विकास के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो पाश्चात्य देशों में यह प्रक्रिया चली कि हम जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम अलग थलग पड़ गए थे, अलग अलग हो गए थे, हम क्यों न एकीकरण करें। और उस सोच का पहला परिणाम था कि जर्मनी जो 2 हिस्सों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी, एक साथ हुआ, बर्लिन वॉल टूटी और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का एक यूनिफिकेशन हुआ, करेंसी के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन आए। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके साथ ही साथ इंटरनेट, विंडोज, पर्सनल कंप्यूटिंग, और उसके बाद अगर लेकर के चले जाएं तो पर्सनल कंप्यूटिंग से लेकर के आज तक जो फेसबुक है, कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, इन सब चीजों ने पूरे देश को, पूरे विश्व को पूरे बहुत नजदीक ला दिया है, बदल दिया है। और लोग अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। हायरार्कीज बदल गई हैं, प्रोडक्टिविटी लोगों की बदल गई है, लोग अधिक काम कर पा रहे हैं, लोग आउटसोर्सिंग कर पा रहे हैं, और लोग साथ मिलकर के कोलैबोरेटिव रूप से काम करके नए नए सॉफ्टवेयर तैयार कर पा रहे हैं, नए नए ऐप्स तैयार कर पा रहे हैं। एक जगह से काम दूसरे जगह जा पा रहा है। लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने देश को
एक अलग मोड़ दिया है, दुनिया को अलग मोड़ दिया है। वह घटना मसलन आतंकवाद की थी। तो रूप विश्व में युद्ध ने एक दूसरा रूप दिखाया। जो कन्वेंशनल वार पहले होती थी, वह वार एक आतंकवाद के रूप में परिवर्तित हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि 9/11 हुआ। और तो अगर हम देखें तो इन सारी घटनाओं ने, चाहे वो विंडोज हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो आतंकवादी हमले हो, चाहे वो 2008 की मंदी हो, चाहे वह हमारे गूगल हो, इन सब चीजों ने पूरे विश्व की स्थिति को बदल दिया है। और इन सब के बाद आज हमारे सामने है कोविड-19 की समस्या, जिसने विश्व को इस तरह हिला दिया है, इस तरह हिला दिया है कि मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई भी ऐसी घटना हुई होगी जिसने इतने कम समय में 200 से ऊपर अधिक देशों के पांव फैला दिए, और हमें ये पता नहीं ये हमारा शत्रु कौन है, कहां से आया है और ये कब जाएगा। लेकिन हम सब हमारी अपनी अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को चरमराते हुए देख रहे हैं। अब आपसे जब मैं सोच की बात कर रहा हूं, जब मैं उद्यमशीलता की बात कर रहा हूं, जब मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूं, तो मुझे शिक्षा की शक्ति की भी बात करनी पड़ेगी आपसे। मेरा मानना है कि शिक्षा की भूमिका एक समाज में समृद्धि और संपन्नता को विकसित करके उसे उचित ढंग से उसको नियमित करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उस समृद्धि का समुचित लाभ आ सके, लाभ मिल सके। शिक्षा का एक और है उद्देश्य कि लोगों में अधिकार और कर्तव्यों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। बिना इस संतुलन के कभी भी समाज स्थिर नहीं हो सकता, संतुलित नहीं हो सकता। शिक्षा का काम है, इसका उद्देश्य है कि लोगों में चरित्र का विकास हो, क्योंकि एक चरित्र प्रधान समाज ही एक अच्छी उद्यमशीलता, अच्छा विकास, अच्छे नागरिक दे सकता है, और जिन सब की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि उत्पादकता बढ़े तो उसके लिए हमें संसाधन चाहिए, और संसाधन से हमें समाधान लेने पड़ेंगे, क्योंकि समाज को संसाधन की आवश्यकता है और उन संसाधनों से समाधान की आवश्यकता है। विश्लेषण से हमें आगे जाना पड़ेगा। आज हम कोविड-19 में फंसे हैं, इसका विश्लेषण आप कितना भी कर लें, विश्लेषण से इसकी समस्या का समाधान नहीं होना है। दिक्कत तो तब आएगी जब कोविड-19 से हम बाहर निकलने लगेंगे, तब हमें एक नई अर्थव्यवस्था के विषय में सोचना पड़ेगा और नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। और उस समय हमें महसूस होगा कि नहीं, आज हमें इस देश में उद्यमशीलता की क्रांति की आवश्यकता है। हमारी एक सोच उद्यमी की होनी चाहिए, और तब आपको लगेगा कि उद्यमी एक प्रशंसा का, एक धन्यवाद का पात्र है। और मैं इसी दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, खास करके भारत में आज के समय उद्यमशीलता की बहुत आवश्यकता है। इसका प्रसार होना चाहिए और लोगों को आगे बढ़कर इस जिम्मेवारी को, इस नए रोल को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें समाधान की आवश्यकता है। समाधान के लिए हमें अपने अनुभवों को साझा करना पड़ेगा, हमें एक लर्नर बनना पड़ेगा, हमें एक शिक्षार्थी बनना पड़ेगा। अगर आप विशेषज्ञ बनेंगे तो विशेषज्ञों से समाधान नहीं आते। माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं, मैं महसूस करता हूं कि विशेषज्ञ तो मनुष्य किताबें पढ़ करके भी हो सकता है, बहुत प्रासंगिक न हो, लेकिन कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मैं भी यही कहूंगा कि अगर एक्सपर्ट्स किताबें पढ़कर के बन जाते और किताबें पढ़कर किताबी ज्ञान से समाज की समस्या का समाधान होता, तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई होती, कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन नहीं, समस्या का समाधान होता है अनुभव से, अनुभव वाले लोगों से, और जब वह ग्राउंड पर आते हैं और वो काम करते हैं। और इसीलिए एक समाधान के लिए शिक्षा का एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, और एक समग्र दृष्टिकोण जब हम कहते हैं तो उस समग्र दृष्टिकोण के हिस्से शिक्षक होते हैं, उसके हिस्से टेक्नोलॉजी होती है, गवर्नमेंट होते हैं, उद्यमी होता है, राजनीतिज्ञ होता है, प्रोफेशनल, स्टूडेंट। और ये जब सब आते हैं तो एक समाज में एक समग्र दृष्टिकोण का विकास होता है। क्यों होता है? समाधान के लिए। और वो समाधान कैसे आएगा? शिक्षा
इन सब चीजों को एकत्रित करती है, हमें शिक्षित बनाती है, और वही एक शिक्षित समाज है। और एक शिक्षित समाज में एक समग्र दृष्टिकोण होता है और उसके सारे हिस्से एक साथ मिलकर के समाधान के लिए काम करते हैं। उद्यमशीलता की शिक्षा से समाधान संपन्न समाज का रहस्य है। एक संपन्न समाज वह है मित्रों जहां उद्यमशीलता, शिक्षा और समस्या के समाधान के लिए ईमानदार और समुचित प्रयास का संगम पाया जाए। हमें अगर संपन्न समाज बनाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन दोनों को साथ आना पड़ेगा। दोनों मिलकर के एक जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे तब एक संपन्न समाज का निर्माण हो सकेगा। लेकिन जो वो समाज जब होगा तो कैसा होना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि नई सोच से नए युग का आगाज होता है, उसकी शुरुआत होती है, नए समय की शुरुआत होती है। तो नई सोच क्या होगी? यहां पर मैंने चंद अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मेरा मानना है कि आज की हमारी जो सोच है वह हमें एक वेतन भोगी, एक मजदूरी कमाने वाले इंसान के रूप में, एक जो हम कॉपी कैट के रूप में, एक हमें सिर्फ वर्तमान के विषय में चिंतित इंसान के रूप में, मैं सब जानता हूं, हाँ, इस भाव से बस आज मैंने मैनेज कर लिया, चलता है, उस दृष्टिकोण से हम अतीत के बारे में बहुत ही निराशाजनक रहते हैं। हम अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्वालिटी का हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है। हम हर चीज को मैनुअली करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को उतना अडॉप्ट नहीं करना चाहते जब तक कि हम बाध्य न हो जाएं। और नौकरशाही, हम विभाजित हैं, खंडित हैं, हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, हम हताश हैं। यह हमारी वर्तमान की, अगर मैं कहूं, माफ कीजिएगा, तो बहुत हद तक हमारे वर्तमान को परिलक्षित करती है, दर्शाती है। और इस सोच को बदलना होगा। वो कैसे हम बदलेंगे? हमारे मन में एक वेतन भोगी की जगह एक उद्यमी के भाव आने चाहिए। हम खुद टेक्नोलॉजी में इनोवेट कर सकते। इनोवेशन का मतलब होता है कि बड़ी लागत की टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन छोटे छोटे उपाय भी, छोटे छोटे समाधान भी वो इनोवेटिव होकर जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आज छोटे छोटे इनोवेशन करके कितने विकास हो रहे हैं। आज हमारे रेलवे ने जो कोविड के समय में 2 लाख उन्होंने क्वारंटाइन बेड्स बनाए, उन्होंने क्या किया? अपने कोचेस को कन्वर्ट कर दिया। बहुत छोटी सी चीज है। रेलवे ने पिछले कई एक सालों में बहुत ही इनोवेटिव चीजें की हैं। उन्होंने अपने, तो मैं ये कहता हूं इनोवेशन वह टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है जो हमारे संसाधनों, हमारी सीमितताओं के अंदर में किया जा सके। आदर्श के तौर पर थ्योरेटिकली हम एक जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी जहाज की चीज नहीं है, तो मैं रिक्शा ही खरीद सकता हूं। लेकिन हाँ, उस रिक्शे में मोटर लगा करके और उसको मैं मैकेनाइज करके मैं उसमें लेबर की कंटेंट कम कर सकता हूं। वह इनोवेशन होता है। तो सवाल ऐसा है, वो तब होगा कि जब हम वर्तमान से प्रेरित न होकर के भविष्य के विषय में सोचें, भविष्य में हम अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाने की सोचें। और मुझे सीखने की जरूरत है, यह विनम्रता हम में हो, हम एक साथ प्रदर्शन करें, ग्राहक की हम खुशियों पर ध्यान दें, और हम एक कंसोलिडेटेड क्रिएटिव ढंग से हम एक अच्छा सकारात्मक कदम, सकारात्मक भूमिका प्ले करें। आज जैसा मैंने कहा कि आवश्यकता है उद्यमशीलता, उद्यमिता की क्रांति की। और जिस एज की मैं बात करता हूं, मैं यह कहता हूं कि आने वाले समय एंटरप्रेन्योरशिप का ही एज होने वाला है। हम सब नौकरियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह मानसिकता हमें विरासत में मिली है हमारे कॉलोनियल पास्ट की वजह से। लेकिन अगर आप देखें तो सफल, सुसंस्कृत, विकसित समाज, बहुत दूर मत जाइए, चाइना लेटेस्ट एग्जांपल है। इजराइल बहुत छोटी सी कंट्री है जिसकी आबादी शायद हैदराबाद से भी कम होगी। यूरोप और अमेरिका तो कहना ही क्या। तो ये सब आज जहां हैं, ये इसलिए हैं कि इन सब की कंट्रीज में एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशंस हुए, उद्यमिता की क्रांति हुई। उद्यमिता की क्रांति की वजह से औद्योगिक क्रांति वहां फैली और लोगों में समृद्धि फैली। जितनी उद्यमशीलता की क्रांति हुई, उद्यमियों की उतनी ही आवश्यकता हुई, उद्यमियों का सम्मान बढ़ा और अधिक से अधिक लोग आकर
वहां उद्यमी बनना पसंद करने लगे। आज जिन स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, जो स्टार्टअप्स का $1 बिलियन वैल्यूएशन होता है, ये वही बच्चे हैं, ये वही लोग हैं जो कॉलेज से ड्रॉप आउट के रूप में, पास आउट होने के बाद जिन्होंने नौकरी की तलाश नहीं की, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया और ये प्रयास किया कि हम एक सफल उद्यमी बन सके, एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सके हम फ्यूचर के लिए और समाज के लिए। उसी तरह की भावना के विकास की आवश्यकता हमारे देश में है और इसीलिए हम आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह संभव है, क्या हम कर पाएंगे। लेकिन जब तक मैं आपसे संवाद नहीं करूंगा तो शायद ये पॉसिबल ना हो। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये मान करके चलिए कि आप में एक नौकरी देने की, कम से कम एक नौकरी देने की क्षमता है और वो आप दूसरे को मत दीजिए। वह अगर आप अपने आप को ही नौकरी देते हैं, जिससे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो आप अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, आप 4 और लोगों को दे सकें और 4 और लोगों को दे सकें, आप उद्यमी बन जाते हैं। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप एक प्रदान कर सकते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में उद्यमियों की बारी है। आने वाला समय, आने वाला युग उद्यमियों का होगा। जब हमारा यह विश्वास होगा, जब हमारी यह सोच होगी, तभी हमारे समाज का और राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन इस उद्यमिक क्रांति में कैरेक्टर, थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन जो हमारे देश में हुए हैं, जैसे कि जीएसटी, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और भी कई एक कदम उठाए, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की वजह से एक आधार, एक माहौल हमारे देश में तैयार हो रहा है और सरकारें करती रही जिसकी आवश्यकता है। 130 करोड़ लोगों के देश में 130 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, तो हमें उतनी ही संख्या में और उनसे कहीं ज्यादा संख्या में आज हमें आवश्यकता है कि हम उतनी एंटरप्रेन्योर पैदा करें। हाँ, सरकारों का और समाज का काम होता है कि यह कार्य एक सम्मानजनक हो, सरकार उसके लिए एक सही माहौल तैयार करे। और मुझे लगता है, जैसा कि हम आने वाले आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, कि उस दिशा में काफी सकारात्मक कदम लिए गए हैं और आज एक माहौल तैयार हो रहा है। उद्यमिता, उद्यम और उद्यमी, मैं संक्षिप्त रूप से आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या होता है। ये गीता की पंक्तियां हैं, योगः कर्मसु कौशलम, उत्कृष्टता काम में ही योग है और हमें जो काम दिया जाए हम उसे सुचारू ढंग से, निष्काम रूप से कर सके, यही योगः कर्मसु कौशलम। तो एंटरप्रेन्योरशिप ही एक्चुअली योगः कर्मसु कौशलम है। कौशलम भक्ति के साथ और बिना लगाव के काम करने का संकेत देता है। व्यवसायी, उसके साथ कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक है। वह उसे परिश्रमी होना पड़ेगा, उसमें कंपैशन होनी चाहिए, उसमें सीखने की विनम्रता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और साहस होना चाहिए, अपमान सहने का, लॉस लेने का, हानि उठाने का, और उसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए। जब मैं ईमानदारी की बात ये कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि उसे मुनाफा और मुनाफाखोरी के बीच में फर्क करना समझना चाहिए। हम एक उचित लाभ लेते हैं, ये हमारा धर्म है, लेकिन अनुचित अगर हम लाभ लेते हैं तो वह हमारी बेईमानी है। 300 से 400% 100% प्रॉफिट भी बेईमानी है। 20 से 25% यह मुनाफा है और बिना मुनाफे के कोई भी संस्थान जी नहीं सकता। उद्यमी में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि कहां उसका रोल खत्म हो गया है और कहां वह पेशेवर लोगों को वह काम दे सकता है। दो तरह के, आप अच्छी तरह जानते हैं, दो तरह के उद्यम होते हैं, फॉर प्रॉफिट जैसे कि व्यावसायिक व्यापारिक संस्थान, और नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे सरकारें, धर्मशालाएं, धर्म से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, ये सारी की सारी जिन्हें हम कहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन दोनों में एक बहुत ही पारस्परिक, बहुत ही सहयोगात्मक संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते और दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इंटरप्राइज, जो कमर्शियल इंटरप्राइजेस होते हैं, वह उनसे संबंध लोगों को प्रॉफिट के रूप में, उन संबंध लोगों को डिविडेंड के रूप में, उन संबंध लोगों को पारिश्रमिक के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में तो उनकी आजीविका के लिए देते ही हैं।
लेकिन बाकी समाज को भी टैक्स के माध्यम से, डिविडेंड के माध्यम से, सब चीजों माध्यम से उन्हें इन संसाधनों का हिस्सा मिलता है जिससे समाज चलता है। तो प्रॉफिट अगर कमर्शियल एंटरप्राइजेज अगर नहीं कमाएंगे तो समाज नहीं चल सकेगा। और एक सशक्त समाज वह होगा जहां कमर्शियल एंटरप्राइजेस बढ़े, तरक्की करें, सुचारू ढंग से काम करें, समाज का उन्हें सहयोग मिले और हर आदमी उस क्षेत्र में अपने कौशल को, अपने योग कर्मशु कौशलम को दिखाने के लिए कोशिश करे, उद्यमी बने। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, लाभ उद्यम की आत्मा है और ये पैसे समाज में ही लौट करके आते हैं भिन्न भिन्न रूपों से। और जैसा कि मैंने बताया कि एक उद्यमी है, उसकी एक संकल्पना होती है, कल्पना होती है, कल्पना के हिसाब से वह एक वस्तु का निर्माण करता है, उसे वह एक संस्थान के माध्यम से मार्केट में लेकर के जाता है, उसका उत्पादन होता है और इससे बहुत से लोग जुड़ते हैं। और अगर आप देखें तो यह उसकी स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की, जो अलग अलग पहलुओं को उस वस्तु के निर्माण के लिए पार्टनर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे नॉलेज हो, मार्केट हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सबों को वो साथ लाता है। और वो जब साथ आते हैं तो एक वैल्यू का निर्माण होता है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इंटरप्राइज में लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, सब सहभागी होते हैं और वो साथ काम करके प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। जो प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, यूज करके एंटरप्राइज को उसका मूल्य मिलता है, प्रॉफिट होता है। ये प्रक्रिया है, बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए जुड़े होंगे, उनके लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बनानी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखें तो देखिए एक एंटरप्रेन्योर का कितना क्लिष्ट काम है, कितना कॉम्प्लेक्स है। उसे यूनियन के साथ, मार्केट के साथ, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय, इन सब के साथ डील करना पड़ता है। उनके अलावा जो पॉलिटिक्स होती है, तो ये अगर आप देख सकते हैं कि उद्यमी का काम बहुत आसान नहीं है, बहुत क्लिष्ट और बहुत डिफिकल्ट है और उसके बाद भी उसे आलोचनाएं सहनी पड़ती है, लेकिन यह चैलेंजिंग है। यही कर्मशीलता है, यही योग कर्मशु कौशलम है। और उसके बाद एक त्याग, जब आदमी अब काम करता है तो उसे लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। जो मैंने आपसे बताया कि हमें विनम्रता चाहिए कि कोई हमसे भी अच्छा एक काम कर सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर में एक बहुत बड़ी खूबी यह भी होनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि वह कब अपने काम को एक श्रेष्ठतर प्रोफेशनल को दे सकता है, जिसे कि हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। और तरह तरह के एम्प्लॉयमेंट होती है, वर्क का डेलीगेशन होता है, एंटरप्राइज बढ़ता है। तो देख सकते हैं आप कि एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, हर लेवल पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, लेकिन पहले उसे यह मानना पड़ता है कि वह सब कुछ नहीं कर सकता, वह सर्व सामर्थ्य का आदमी नहीं है। नई तरीके, डार्विन ने कहा था जो सबसे फिट है वो सरवाइव करेगा। मैं समझता हूं कि मैं उसको थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा। आज के समय में जो सबसे तैयार है भविष्य की चुनौतियों को झेलने के लिए, खेलने के लिए और उनमें अवसर देखकर, एक नई अपॉर्चुनिटी देख करके आगे निकलने के लिए, वही तैयार है, तो वही जीवित रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। द वन हु इज प्रिपेयर्ड विल सर्वाइव। इनफैक्ट अगर हम डार्विन साहब की पंक्तियों को अगर हम संशोधित करना चाहें तो मेरे हिसाब से फिटेस्ट वही है जो प्रिपेयर्ड है, और प्रिपेयर्ड वही है जो आने वाली दिक्कतों को देख सकता है और अपने आप को तैयार कर सकता है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, हम इसकी बात कर चुके हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमेशा एक एंटरप्राइज बहुत ही अधिक सीमितताओं से, बहुत से अधिक डिफिकल्टीज से काम करती है। उसके पास संसाधन की कमी होती है और उसे कम से कम संसाधनों से काम चलाना पड़ता है। और बात भी सही है, जितने आप कम संसाधन आप यूज करेंगे उतना ही कॉस्ट कम होगा, उतना ही आप प्रॉफिट कम कर सकेंगे, ज्यादा कमा सकेंगे। और जितना कॉस्ट कम होगा, लोग अधिक से अधिक मात्रा में उसे खरीद पाएंगे और अफोर्ड कर पाएंगे। इनोवेशन यही हुआ कि हम कम संसाधनों को लेकर के, कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने संस्थान में, हम अपने उद्यम में कम दाम पर कैसे बना सकते हैं। यही एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो तभी होगा कि नए युग में नए प्रतिमान होने पड़ेंगे, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। और फिर मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि यही है सोच। नई सोच जब आएगी, नए प्रतिमान जब आएंगे काम करने के, एंटरप्रेन्योर के और लोगों के, तभी एक नए युग की शुरुआत होगी।
क्योंकि नया युग नए सोच से तैयार होता है और आगे बढ़ता है। हमारे पास अवसर होंगे उन क्षेत्रों में जहां टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई होगी, जहां लोगों की आर्थिक क्षमता एक वस्तु के उपभोग के लिए उतनी न हो जितनी की होनी चाहिए। वो हम तब कर सकते हैं कि हम कॉस्ट को कम कर पाएं, लागत को हम कम कर पाएं और उस वस्तु को हम लोगों तक उपलब्ध करा पाएं। उदाहरण के तौर पर जब मोबाइल फोन आए थे तो वो 60-70 हजार लाख रुपए के हुआ करते थे। आज तो 1400-700 रुपए में भी मोबाइल फोन बिकते हैं, लोगों को मिलते हैं और लोग अपनी अपनी पसंद से अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खरीद सकते हैं। क्या वह कंपनियां जो इन प्रोडक्ट को ले पाई ला पाई बाजार में, वह बिक गई, वो बंद हो गई? नहीं, वो बहुत अच्छा कर रही है। तो बाजार में लोगों की सामर्थ्य के हिसाब से अपने आप को तैयार करना ही उद्यमिता है, यही करना ही इनोवेशन है, यही करना ही क्रिएटिविटी है। और जब आप ये करेंगे, ऐसा कर पाएंगे, तभी समाज में क्या फैलेगा? समृद्धि फैलेगी, विकास फैलेगा, डिमांड आएगी, नए अवसर। हर तबाही के बाद पुनर्निर्माण होता है। तबाही में, विनाश में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव प्रयास खत्म हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। फिर समाज में संतुलन की व्यवस्था की आवश्यकता होती है और इस संतुलन को हम एक सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस की बात करते हैं और इस सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस में उद्यमी एक बहुत ही बड़ा योगदान करता है। आप जस्ट सोचिए कि अगर आने वाले समय में उद्यमी अपने रोजगारों को चालू न कर पाएंगे, उनको आगे न बढ़ा पाएंगे, तो कैसे लोगों को रोजगार मिल पाएंगे? और जानते हैं, इन सबों के बाद शुरुआत एक बड़ी नहीं होती है, शुरुआत तो हमेशा छोटी ही होती है। बच्चा तो एक भ्रूण के रूप में ही मां के गर्भ में आता है, वो तो बाहर के माहौल में आकर के हिष्ट पुष्ट होकर के एक बड़ा शरीर प्राप्त करता है और ताकि वह कार्य कर सके। तो बड़े तो छोटे का भविष्य है। बिग इज द फ्यूचर ऑफ द स्मॉल। एक सीड के अंदर, उसके गर्भ में एक वृक्ष छिपा है और यही उद्यमिता के नए अवसर है। इसलिए अगर हम देखें कि विश्व में क्या तस्वीर है, तो आप देखेंगे कि विश्व में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ही पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था का आधार है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे वह उनमें वहां औद्योगिक इकाइयां हो, चाहे वो भारत हो, जापान हो, कोरिया हो, कहीं भी किसी भी देश के आंकड़े अगर आप ले लें तो अधिक से अधिक इनोवेशन आता है एमएसएमई सेक्टर से, माइक्रो सेक्टर से, छोटे छोटे सेक्टर से। और आज के स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं, क्योंकि हाँ, अब है क्या कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हुई, तो बड़े बड़े लोग भी आने लगे। उन्होंने $1 मिलियन एंड $1 बिलियन इन्वेस्ट करना शुरू किया उन लोगों की सोच के पीछे। और तब उनकी मदद से जब शिक्षा, जब एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्पिरिट स्कूल से निकले हुए लोग, शिक्षित लोगों के बीच में आकर के उस स्पिरिट के साथ से जब पूंजी का समावेश हुआ, तो कितने सॉल्यूशंस वर्ल्ड में क्रिएट हुए। और आज के ज्यादातर सॉल्यूशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, वह इसी ढंग से हुए। वह किसी गैराज में शुरू हुए, किसी कॉलेज के लैब में शुरू हुए, किसी ड्रॉप आउट ने शुरू किया, लेकिन वह शिक्षित थे। शिक्षित का मतलब डिग्री नहीं होता है। शिक्षित का मतलब होता है कि शिक्षा क्या बदलाव ला सकती है हमारे जीवन में, समाज के जीवन में, अर्थव्यवस्था में। आज के वक्त में दो देश पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। वह केंद्र बिंदु है चीन और भारत। कोविड-19 के माहौल में बहुत सी कंपनियां चीन पर अपना निर्भर होना कम करना चाहती हैं और भारत में उनके लिए मौका है। और इसके लिए सरकार ने बहुत से माहौल तैयार किए हैं, बहुत से कदम लिए हैं। अगर आप देखें, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटीज, तो हमारे देश में अगर आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं। और उसके अलावा सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कानून का सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ बिजनेस, डिमोनेटाइजेशन, मुद्रा बैंक, कर लोन मुहैया कराने के लिए गिव इट अप, बहुत से आप, मैं आपसे जब अगली बार मिलूंगा तो इसमें ज्यादा विशेष करके गहन रूप से बात करूंगा। और
हमारे यहाँ एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, एक वातावरण तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि आज नए लोगों को नई सोच के साथ इस इकोसिस्टम का फायदा उठाना चाहिए और आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं पिछले 5-7 सालों में, ये बहुत ही प्रासंगिक हैं। आगे जिस हम समय की बात कर रहे हैं, उस युग की निर्माण की कल्पना इन कदमों के द्वारा जो सरकार ने कदम उठाए हैं, नहीं की जा सकती थी। आज हम स्मार्ट सिटी कह लें, चाहे हम एजुकेशन की बात कर लें, चाहे ई व्हीकल्स की बात कर लें, चाहे ऑल्टरनेटिव एनर्जी की हम बात कर लें, इन सबके क्षेत्र में एक आधारभूत एक योजना बन चुकी है और पूरा देश, हमारे सरकारें इसी दिशा में काम कर रही हैं। अब आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोग आकर के इसमें सहभागी बने, संभागी बने। कोविड-19 के दौर में अगर हम देखें तो जो लाल रंग से या पीले रंग से या ऑरेंज कलर से जो दिखाई दे रही है, ये सब अर्थव्यवस्था के वह क्षेत्र हैं जहां पर मंदी आएगी, जहां गिरावट आएगी, जहां रोजगार के व्यवसाय कम होंगे। जो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं उनमें संभावनाएं ज्यादा होंगी। वो क्या है? अगर आप देखें तो चिकित्सा, खाद्य प्रसंस्करण, व्यक्तिगत स्वच्छता, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, इन सब एरियाज में काफी संभावनाएं आने वाली हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट तब आएगा जब एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। और कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम मंदी महसूस कर सकते हैं? वह है आपका पर्यटन, विमानन, ऑटोमोटिव, विलासिता के सामान, वित्तीय सेवाएं और भविष्य, और जो विदेश की से शिक्षा है, ये सब जो रियल एस्टेट है। तो यह मेरा आपसे एक अपना अनुभव साझा करना था, मेरी अपनी सोच और समझ। क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत लंबा हम नहीं होना चाहेंगे, तो मैं आपके साथ एक प्रासंगिक डिस्कशन करना चाहता था, कॉन्टेक्चुअल। और इसमें हमने कुछ ऐसे सवाल जो हमें बार बार पूछे जाते हैं, वो सामने हैं आपके, उनके सवालों को आंसर करने की, उनके उत्तर देने की कोशिश की है। हमें उद्यमी क्यों बनना चाहिए, हम कैसे उनका चयन कर सकते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, हमें आपको उद्यमशीलता में कौन ट्रेनिंग दे सकता है, एक प्रोफेशनल उद्यमी बन सकता है या नहीं बन सकता है, एक स्टार्टअप क्या हो सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो सारे प्रश्न एक भविष्य के उद्यमी के दिमाग में जो बनने की कल्पना रखते हैं, वह सवाल हैं, हमसे पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जब जब हमारी आपसे मीटिंग हो, हम मिलें आपसे, इनका हम सवाल दें। हम आपकी मदद कर सकते हैं इन सवालों का जवाब देने में। अगर इस यात्रा में अगर आप आगे आना चाहते हैं तो हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और आपके साथ हम एक नए अपने सपनों के एक उद्यम का निर्माण कर सकते हैं। हम आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। यदि हम एक उद्यमी बनना सीखते हैं और उद्यमशीलता पे गर्व करते हैं, तो एक दिन हम अपने सपनों का एक उद्यम बना सकते हैं। मान ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात की है, उद्यमशीलता पर गर्व करना और उद्यमी बनना सीखना, ये दो बहुत बड़े पहलू हैं। ये मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। आपने इस वेबिनार को सुना, देखा, आपके जो भी प्रश्न हो आप उन्हें शेयर कीजिए, हम जवाब देंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। श्रीनिवास, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, आप आगे जा सकते हैं।